पूरे देश में बीते 48 घंटे से सिर्फ एक विधानसभा सीट की चर्चा है, वो दतिया है, जहां पर सड़कों पर चक्का जाम भी देखा गया, टायर भी जलते देखे गए और पार्टी कार्यालय पर कब्जा भी देखा गया। ऐसे में दतिया विधानसभा सीट जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। बात करने के लिए कैसे इस किले को फतेह किया जाएगा, हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। हम उनसे बात करते हैं। पटवारी जी, 48 घंटे से पूरे देश ने दतिया में देखा ये एक पार्टी जो कैडर बेस कही जाती है, उसके कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उस पर कब्जा किया, सड़कों पर आए, चक्का जाम किया। कांग्रेस के सामने चुनौती तो है, इस भीतराघात के भरोसे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है उसके भरोसे चुनाव लड़ेगी या कोई प्लान चाकआउट किया है जीतू पटवारी ने? पहले जो पुराने मंत्री जी थे जो पिछली बार चुनाव हारे थे, अगर इस बार लड़ते तो डबल से हारते। और अभी पार्टी 25,000 वोट से यहाँ चुनाव जीतेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के अंदर क्या झगड़ा है, सवाल ये है कि लोग मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। दतिया की जनता को अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का, अराजकता अहंकार के खिलाफ खड़े होने का। पूरे देश में नैरेटिव है, ये माँ पीतम्बरा माई की धरती है। पूरे देश में एक ही भावना है कि चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोगों को जिताएं, आस्था के साथ अत्याचार और अन्याय करने वालों को जिताएं, या आस्था की चोरी करने वालों को जिताएं, या न्याय करें। दतिया की जनता न्याय करेगी। तो ये जो नाराजगी आपको दिखाई दी है, ये किसके लिए थी नाराजगी? जो बीजेपी की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किनने करवाया, क्यों करवाया, कैसे करवाया, किस लिए करवाया। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना किस तरीके से रोल प्ले करना चाहते हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी के अंदर जिस तरह की अराजकता है अकल्पनीय है, एक दूसरे पर अविश्वास पराकाष्ठा से ऊपर है। मैं मानता हूँ ये किसी भी प्रदेश के सत्ताधारी दल में इस तरह का असंतोष प्रदेश को नुकसान करता है। आपको नहीं लगता कि सिंपैथी वेव एक चल जाती है कि भाई इतने बड़े कद्दावर नेता को टिकट नहीं दिया, तो वो सिंपैथी वेव भी चल सकती है? आपको लगता है ऐसा? बात है ये क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये तो वक्त बताएगा। पर हम आपको ये कह रहे हैं हम 25,000 से जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, हाथ का पंजा जीतेगा। मध्य प्रदेश के परिवर्तन की राजनीति में दतिया सबसे अग्रणी रहेगा। जी, तो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जा रहे हैं? आप लंबे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कहें तो कांग्रेस की जो 20 को बड़े एक लंबे समय बाद जो सत्ता में आई थी, उसको उस सीट को दरकाने में उनका रोल रहा है, संकट मोचक कहे जाते थे सब कुछ। अब किस प्लान के साथ आ रहे हैं? बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति जब मैं बदलने की बात करता हूं तो भ्रष्टाचार कितना अद्भुत है, अकल्पनीय है। कोई बीजेपी का छोटे से बड़ा नेता तक चोरी करने में पीछे है। पूरी सरकार में सारे मंत्री सरकार किस तरीके से चोरी कर रही दिख नहीं रहा है क्या? मध्य प्रदेश की राजनीति में 25 साल से बीजेपी है। कोई दतिया में परिवर्तन आया, मध्य प्रदेश में परिवर्तन आया? स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, कानून व्यवस्था, केवल रिवेंज की पॉलिटिक्स। यहाँ पर लोग कहते हैं कि डर का माहौल समाप्त हुआ। क्यों? दतिया में? हाँ, क्योंकि रिवेंज बहुत होता था, इसलिए रिवेंज की पॉलिटिक्स को हराने के लिए दतिया की जनता तैयार है, तो मध्य प्रदेश की जनता तैयार है। तो क्या कहना? आखिरी सवाल है कि दतिया की जनता जो है वो रिवेंज के खिलाफ जाएगी। नरोत्तम मिश्रा के साथ क्या हुआ? मैं उनके साथ क्या हुआ, बीजेपी का अंदरूनी मामला है। आपने कहा ना वो कोई पावर सेंटर थी, नहीं फिर भी मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो ये कहा AI, BI, CI, DI 25,000 से कांग्रेस जीतेगी। तो नरोत्तम मिश्रा क्या है? अब एक अगर राजनीतिक शत्रु है, लेकिन क्या होगा अब नरोत्तम मिश्रा जी का? मैं क्या बोलूं नरोत्तम मिश्रा जी? नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद ने कहा कि समुद्र का पानी उतरते देख घर मत बना लेना। फिर उन्होंने कहा बना लेना, तो दतिया की जनता बना रही है। तो ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी, जिन्हें उम्मीद है कि तगड़े मतों से जो है वो कांग्रेस को जीत मिलेगी। दतिया उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव के चुनाव लड़ते ही मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बड़ा सिरदर्द भी बन सकते हैं दामोदर यादव कांग्रेस और बीजेपी के लिए। पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के तमाम वोटर्स को देखकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दामोदर यादव जी। कांग्रेस ने तो आपको बी टीम कह दिया है कि बीजेपी की बी टीम, स्पॉन्सर्ड हैं आप। देखिए, कांग्रेस का यही काम है, जब भी देश में कोई तीसरी ताकत देश में, प्रदेश में, जिले में कहीं भी खड़ी होती है तो उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ये मैं इस पर यही जवाब दूंगा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। खुद तो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे, न केंद्र में, न प्रदेश में, न दतिया के अंदर।
तो अगर कोई नया दल तैयार होता है तो उसको बी टीम कहना उनके लिए आसान है, क्योंकि वो खुद को कुछ करने में सक्षम नहीं है, तो कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये मानता हूँ कि वो खुद ही बी टीम है बीजेपी की, और मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि नीचे का कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदार है। राहुल गांधी के ऊपर मैं सवाल खड़े नहीं कर सकता, लेकिन प्रदेश का जो नेतृत्व है वो फुली कॉम्प्रोमाइज्ड है बीजेपी के साथ। बी टीम नहीं है, मैं तो सवाल ही नहीं है बी टीम होने का। अगर एक बात बताइए, हम बी टीम होते तो डबरा के नवग्रह मंदिर में नरोत्तम मिश्रा जी ने 10,000 करोड़ की जमीन हथिया ली, इसका मुद्दा मैंने ही उठाया भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सब जगह, डबरा में, दतिया में। तो ये मैं कैसे करता अगर ये होता तो? इवन मैं कोर्ट तक गया हूं उसमें। तो ये हम कैसे करते अगर बीजेपी की हम बी टीम होते तो बीजेपी की बी टीम तो उनको मैं सिद्ध कर सकता हूं कि डबरा के उसी घोटाले में जमीन में बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं बोली, तो वो बीजेपी की बी टीम है, वो मैनेज्ड है, पूरा उनका प्रदेश नेतृत्व मैनेज्ड है। तो अभी दो ध्रुव के बीच में चुनाव होता रहा है हमेशा, यहाँ पे देखें दतिया में कांग्रेस और बीजेपी के में। ऐसे में वो पार्टी और उस पार्टी का उम्मीदवार मैदान में आया जिसका बेस उत्तर प्रदेश में तो दिखाई देता है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका फायदा बीजेपी जो मान के चल रही है, कांग्रेस मान के चल रही है कि कांग्रेस के वोट कटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, आजाद समाज पार्टी, हाँ मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए 2023 में जाना पड़ेगा। मैं 2023 से सिवड़ा विधानसभा लड़ा था और इसी आजाद समाज पार्टी से 30,000 वोट आए हैं मेरे, 30,000, मात्र 10,000 वोट से हारा हूँ बीजेपी से। बेस तो हमारा इतना मजबूत है। अभी मैं चलो चुनौती से कहता हूँ, जीतू पटवारी को बोलता हूँ, जीतू भाई बुला ले प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बैठक, जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक, हमारे कार्यकर्ताओं से आधे उनके पास हों तो जो वो कहे मैं मानने को तैयार हूँ। बेस हमारा ही है भाई। देखिए, इस समय देश में दो विचारधाराएं चल रही, एक विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरी जो संविधानवादी विचारधारा। बीच की लाइन लेके जो कांग्रेस चल रही है उसमें कांग्रेस कभी सफल नहीं हो सकती। दूसरी लाइन हमारी है जो हम आंखों में आंख डाल के बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। दतिया की बात की जाए तो दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, इसके ज़्यादा जो लोग हैं, तो क्या आप इन्हीं के सहारे चुनावी ध्रुवीकरण पलटने की बात सोच रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हमारी पार्टी उसी मुद्दे पर लड़ती है। हमारा बेस ही वही होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया उनके 15,000 उनकी जाति के वोट, अगर जाति की बात करें तो। कांग्रेस ने जिसको दिया उनके 5,000 वोट। 2,20,000 में से 1,85,000 वोट ओबीसी और एससी के हैं। उनमें से दोनों में पार्टियों ने किसी ने टिकट नहीं दिया। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। तो आपको लगता है जो ये गैप है 1.5 लाख का, जो ब्राह्मण या ठाकुर, ब्राह्मण के 15,000 और ठाकुर के 5,000 कट के, तो ये जो 1.5 लाख वोटरों का जो टर्नआउट है ये दामोदर यादव की तरफ होगा, ऐसा उन्हें विश्वास है? 100% होगा। सिवड़ा का समीकरण भी वही बना था। मैं सिर्फ 15 दिन में 30,000 अगर वहां ला सकता हूं। एक और विशेष बात यहाँ नोट करने वाली है, बीजेपी कांग्रेस ने तो अपने कल कैंडिडेट परसों घोषित किए, लेकिन 2 अप्रैल को भारती की सदस्यता गई थी। 3 अप्रैल से चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। तो आज हमें 105 दिन हो गए फील्ड में, 160 गांव में हमारी सभाएं हो चुकी हैं और पूरी फील्ड हमने कवर कर ली। ये तो अभी 4 दिन बाद तो शुरू करेंगे, ये आधे गांव भी घूम नहीं पाएंगे। तो आपका मकसद ये है कि जीत हासिल करना या इतने वोट हो जाएं, जैसे अभी आपने मुझे गिनाया कि मैं 15 दिन में 30,000 पा गया था, कि सिर्फ अपने वोटों का काउंट बढ़ाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और यकीन मानिए इस बार जीतेंगे तो 28 की तस्वीर भी मध्य प्रदेश में दूसरी होगी। आपको क्या लगता है, नरोत्तम मिश्रा जैसे जो संकट मोचक कहा जाता था बीजेपी के लिए, चाणक्य कहा जाता, मेरा सवाल है नहीं, वो तो बीजेपी का अंदरूनी मामला रहा। तो अब आपको क्या लगता है कि उनकी जगह आशुतोष कैंडिडेट आए, नरोत्तम मिश्रा जी की जगह आशुतोष आए, तो आपके लिए मुकाबला आसान है, ऐसा कहेंगे आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा, मैं कभी मुकाबले को आसान नहीं मानता, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। उनकी सत्ता है और सरकार में होने के कारण 100 तरह के संसाधन उनके पास अतिरिक्त हैं। तो मैं कभी किसी पहलवान को कमजोर नहीं समझता। हमारा अपना सीधा आंकड़ा है, बीजेपी से कौन आएगा, कांग्रेस से कौन आएगा, इससे हमें लेना देना नहीं। हमारा सीधा आंकड़ा है कि SC ST OBC का जो वोट बैंक है 1,90,000, उसमें से 70-80% वोट लेने का काम हम करेंगे। दामोदर यादव जीत रहे हैं बड़े अंतर से, देखिएगा आप। और वही रिपोर्ट थी जो बीजेपी का आप इंटरनल मामला कह रहे हैं, उनके पास वही रिपोर्ट थी, उसी को आधार बना के उन्होंने नरोत्तम जी का टिकट काटा। मैंने तो कहा था कि कांग्रेस ने आपको टिकट, आपको कांग्रेस से जाता है? हाँ, मैं कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मुझे कांग्रेस ने अभी ऑफर किया था मुझे कि हम लड़ लेना चाहिए था। वो फिर वोट नहीं कटते आपके? कोई फर्क नहीं। दामोदर यादव सिर्फ MLA बनने के लालच में भर नहीं है और MLA इसी पार्टी से बनेंगे। अब दामोदर यादव इस मध्य प्रदेश में एक नई बहुजनों की ताकत बना रहा है। आगे सवाल पूछ लेता हूँ, पार्टी का मामला नहीं है आपकी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के साथ ऐसा क्यों हुआ बीजेपी में? नरोत्तम मिश्रा जी के साथ मैं तो समझता हूं कि जब आपका अच्छा समय होता है तब आपको
व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अच्छे समय में अक्सर लोगों का व्यवहार घमंड में आ जाता है, बुरा आ जाता है। हाँ, बुरा रहा। इस कारण से उन्होंने दतिया की जनता को भी नाराज किया। वो सर्वे में भी आया और ऊपर के नेताओं से भी उनके तालमेल अच्छे नहीं थे। मैं समझता हूँ नरोत्तम मिश्रा के जीतने से मंत्रिमंडल का विस्तार करने से लेके बहुत सारे लोगों के पदों को खतरा था, तो उन सब ने मिलकर निपटा दिया। इसकी तरफ इशारा बताइए। अब आप समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ दामोदर यादव, जिन्हें साफ तौर पर विश्वास है कि जो दलित पिछड़ा वर्ग जो समाज है उसके तकरीबन 1,90,000 वोटरों का जो टर्नआउट है वो उनके पक्ष में होगा। हालांकि कांग्रेस मान रही है बीजेपी की बी टीम है, वहीं बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है। हालांकि 30,000 वोट उन्होंने पिछले इलेक्शन में ही पाए थे। ऐसे में एक बड़ी चुनौती और बड़ा सरदर्द जरूर पेश करने जा रहे हैं दामोदर यादव बीजेपी और कांग्रेस के सामने। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर एक महाराज की एंट्री हो चुकी है। इस दतिया विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीट पर दतिया राजघराने के घनश्याम जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट। परिस्थितियां चेंज हैं। कभी संकट मोचक कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा यहाँ से विधायक रहे और टिकट कटा। आशुतोष तिवारी आए बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त घनश्याम सिंह जी। सर, सबसे पहला सवाल, जो असंतोष बीजेपी में दिखा, कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, बीजेपी कार्यालय पर कब्जा किया, इस बगावत के सहारे घनश्याम सिंह जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि वहां तो विद्रोह हो चुका है, या कोई प्लान है? देखिए, चुनाव तो पहले ही लड़ने जा रहा था मैं, और नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ ही लड़ने जा रहा था। कहीं कोई डर भय नहीं था। चुनौती थी लेकिन उसका सामना करते, उनको भी हराते। ये तो परिस्थिति अचानक निर्माण हो गई। इसके भय पे, इसके बल पे थोड़ी मैं चुनाव लड़ने आया था। ये तो एक बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा फायदा मिल गया हमको। भाजपा को कहा जाता था कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, समझ में आ रहा है। कांग्रेस के लोग तो कभी ऐसे सड़कों पे नहीं उतरे। मनमुटाव भी होता है, गुटबाजी भी रहती है, हर पार्टी में रहती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस में कभी नहीं हुआ जो भाजपा में हुआ। तो दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। आप 2 बार पहले भी विधायक रहे, फिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी विद द डिफरेंस के नरोत्तम जी लगातार 3 बार जुटा? क्या हुआ था ऐसा जी? जनता ने नकारा तो था। 2008 के चुनाव में मैं हारा था। उस समय हमारे कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र भारती जी बीएसपी से लड़ गए थे। हम दोनों के वोट जुड़े जाए तो बहुत जोरदार मार्जिन से कांग्रेस जीत रही थी। तो मुख्य कारण ये था, इसलिए वो आ गए थे दतिया में। फिर क्या हुआ, भारती जी बाद में कांग्रेस में उनको ले लिया गया। तो मुझे लगा कि फिर एक टकराव रहेगा, कंपटीशन रहेगा। कहीं फिर मुझे टिकट मिला और भारती जी निर्दलीय लड़ गए, किसी का समर्थन कर दिया या किसी पार्टी से, तो एक टकराव रहेगा। जब तक परिसीमन हो गया था, डिलिमिटेशन में सेवड़ा सीट जो पहले रिजर्व थी वो जनरल हो गई थी। तो मैंने कहा मैं सेवड़ा शिफ्ट हो जाता हूँ। भारती जी के लिए दतिया मैंने छोड़ दिया था, केवल ये कारण था, इसलिए मैं सेवड़ा चला गया। जैसे ही टिकट मिला आपने एक बात कही कि नरोत्तम मिश्रा रहते तो स्ट्रॉन्ग दावेदार थे, आशुतोष तिवारी को कोई नहीं जानता। ये कुछ अहंकार जैसी भाषा तो नहीं है? किसमें? मेरे में? कि एक आशुतोष तिवारी के लिए। देखिए, अब आप कहेंगे, आप इसको अहंकार कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वस्तु स्थिति है। आशुतोष तिवारी जी की जो मानसिकता है नरोत्तम मिश्रा जी से कम डिक्टेटोरियल नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी से ज्यादा ही सिद्ध होगा। वो सेवड़ा से टिकट चाह रहे थे, पिछले कुछ साल से काम कर रहे थे। आप सेवड़ा में जाके देख लीजिए, खासतौर से इंदरगढ़ में, जहाँ के उनके मौसी के लड़के सुरेंद्र भदौलिया जी को उनने जिला भाजपा अध्यक्ष बनाया था। उनके कारनामे देख लीजिए और उनके पीछे कितनी आशुतोष तिवारी जी की बैकिंग थी, ये देख लीजिए। उनके जब आप कह रहे हैं कि डिक्टेटोरियल दोनों थे, दोनों डिक्टेटरशिप करते थे, तो फिर कमजोर कैसे हुए कि आपने बोला कि वो नरोत्तम जी? नहीं, कमजोर देखिए, वो मानसिकता की बात है। नरोत्तम की जगह वो होते, इतने पावर में होते तो और ज्यादा नुकसानदायक होते, ये मैं कह रहा हूँ। आशुतोष तिवारी जी की वो इतना पावर उनको नहीं था। केवल एक भाजपा का जिलाध्यक्ष था उनके पास, विधायक सेवड़ा में कांग्रेस का था, मैं था। जितना वो कर सके उतना उनने सब किया। वो मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, लूट खसोट दमन जितना यहाँ हुआ उतना ही वहाँ हुआ। केवल फर्क इतना था कि यहाँ वाले ज्यादा पावर में थे, आशुतोष तिवारी जी इतने पावर में नहीं थे डायरेक्टली, इसलिए वो ज्यादा नहीं कर पाए। उनको यहाँ मौका मिलेगा। मान लीजिए अभी वो जीत गए उपचुनाव में, उनकी सरकार है, वो मंत्री बन गए नरोत्तम जी की जगह, उतने ही पावरफुल। तो मैं बता रहा हूँ, जनता की, दतिया की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। ज्यादा दमन होगा, ज्यादा शोषण होगा, ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। आखिरी एक आधो सवाल है, नरोत्तम मिश्रा जी के समय क्या हुआ दतिया में, जिसको कह रहे हैं आप दमनकारी था, पर जनता तो चुन रही? क्या थे नरोत्तम मिश्रा, ये बताएं दतिया के लिए। देखिए, विकास कार्य तो बहुत हुए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कह दूं नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। विकास कार्य हुए, नरोत्तम जी के कारण भी हुए। कई चीजें
कई चीजें रूटीन में आई, उनने श्रेय ले लिया, कई चीजें वो खुद लेके आए, लेकिन विकास के साथ विनाश हुआ। विनाश ऐसे हुआ कि हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, दतिया में हमेशा मेल जोल रहा, सामाजिक ताना बाना, सद्भाव का भाईचारे का रहा था, वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया। राजनीतिक द्वेष के आधार पर कार्रवाइयां होने लगी, विरोधियों को के ऊपर क्रिमिनल केस लगा देना, झूठे सच्चे, उनकी प्रॉपर्टियों के बारे में फंसा देना, उनको उनके परिजनों का ट्रांसफर दूर दूर कर देना, ये सारी चीजें हुई। बहुत से लोग जेल में गए। आप ये देखिए, दतिया शहर में करीब 500-600 बीघा जमीन, जिसमें कॉलोनियां बन गई, जिसमें स्टेडियम बना है, जिसमें मंडी बनी है, जिसमें एयरपोर्ट बना है, और कई कॉलोनियां हैं, कम से कम 8-10 हजार की जनसंख्या के लोग रहते हैं। उन खसरा नंबरों को इनने बिल्कुल गलत, टोटली इलीगल तरीके से शासकीय घोषित कर दिया, जंगल का घोषित कर दिया। वन विभाग ने लिख के दिया है कि नहीं, हमारे रिकॉर्ड में वन विभाग की जमीन नहीं है, जंगल नहीं है। उनने 1943 के कोई खसरा वसरा निकाले और कहा कि 43 में जंगल था। अब बताइए, 43 के बाद तो बंदोबस्त हो गया, यहाँ बंदोबस्त हो गया, तो बंदोबस्त को मानोगे या 43 मानोगे? उन्होंने कहा कि नहीं, बंदोबस्त तो हेर फेर करके किया गया, वो सब कैंसिल। 43 के हिसाब से सिलेक्टेड खसरा नंबर 500-600 बीघा जमीन, ये यहीं सामने से लेके और हवाई अड्डे तक, जिसमें कॉलोनियां। आपके साथ भी हुआ कुछ ऐसा अत्याचार? मेरे साथ तो डायरेक्ट तो नहीं, कुछ नहीं डायरेक्ट तो नहीं हुआ। एक क्लब था, लोकेन क्लब, वो मेरी संपत्ति नहीं थी, क्लब की संपत्ति थी, सार्वजनिक थी। केवल बात इतनी थी कि मैं उसका अध्यक्ष था, तो वो छीन लिया। तो वो छीन नहीं लिया, उसको भी उसी के तहत सरकारी घोषित करके उसको तोड़वा दिया, बुलडोजर चलवा दिया, तोड़वा दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने बाद में स्टे दे दिया, तो वो और किसी उपयोग भी नहीं ले पाए। वो चाह रहे थे अपने लोगों के नाम से लीज पर ले लेंगे, मार्केट बना लेंगे, ये वो नहीं हो पाया, हाईकोर्ट से स्टे हो गया। बीजेपी कह रही है कि एक महाराज को वोट क्यों दिया जाए, एक सामान्य कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को वोट दिया जाए। तो मेरा सवाल भी यही है, एक सामान्य कार्यकर्ता उनके मुताबिक जो रहा। मैं बता रहा हूं, हाँ, मेरा जन्म 1954 में हुआ, उससे 6-8 साल पहले देश आजाद हो गया था, संविधान लागू हो गया था, राजा महाराजा रजवाड़े सब खत्म हो गए थे। मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो उसके 8 साल बाद पैदा हुआ। मैं जब 18 साल का हुआ, वयस्क हुआ, तब उसके राजशाही के आखिरी अवशेष जो थोड़े बहुत थे कि परिवार में प्री-पर्स मिलते थे, विशेषाधिकार मिलते थे, वो भी खत्म हो गए। मैं 18 साल का हुआ उसके 2 महीने पहले, तो वो भी खत्म हो गए। मैं साधारण व्यक्ति की तरह पला बड़ा हूँ, साधारण स्कूलों में पढ़ा लिखा हूँ, और मेरा स्वभाव जो है वो आप सब जान सकते हैं। राजा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ना अपने आप को मानता हूँ। मैं, लोग आग मेरे नाम के आगे कुंवर लिखते हैं, जूदेव लिखते हैं, मैं मना करता हूँ कि नहीं, केवल घनश्याम सिंह लिखा जाए। मैं कोई आभूषण नहीं पहनता हूँ, 1 तोले की कोई जंजीर नहीं, अंगूठी नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। जबकि नए नए नेता 4-4, 5-5 तोलों की सांकलें पहने रहते हैं। तो मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है, मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ, मैं बिल्कुल साधारण आदमी की तरह हूँ। मैंने अपनी गाड़ी पर कभी प्लेट विधायक या पूर्व विधायक का नहीं लगाया, जब भी मैं बना, कभी नहीं। तो मेरे में उनमें बहुत फर्क है, उनकी पर्सनैलिटी का बारीकी से अध्ययन कर लो। आपके समर्थक कह रहे हैं कि ये चुनाव आशुतोष तिवारी नहीं, संघ भी लड़ रहा है, बीजेपी भी, मशीनरी, यही आप कह रहे हैं, सब लड़ रहे हैं? हाँ, वो तो लड़ेंगे, स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, और अभी कुछ सालों से, जब से प्रधानमंत्री जी बने नरेंद्र मोदी जी, बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल हो गया। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। लोकतंत्र का तो सहारा ले रहे हैं केवल सत्ता पे कब्जा करने के लिए, और पूर्ण कब्जा। पार्टी लड़ेगी, नेचुरली पार्टी लड़ेगी, और संघ भी लड़ेगा। संघ तो उनकी पैतृक संस्था है। जब ये देखिए, साम दाम दंड भेद, जहां सरकार की तीव्र इच्छा होती है, वो मशीनरी को भी निर्देशित कर देती है, मशीनरी भी लड़ती है। तो मोहन यादव जी भी आ ही रहेंगे? हाँ, आएंगे बिल्कुल, उनके लिए तो प्रेस्टीज की बात है, और बढ़ गई। नरोत्तम मिश्रा जी होते तो शायद वो इतनी रुचि नहीं लेते चुनाव में। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा तकरीबन 25,000 वोटों से जीतेंगे। घनश्याम सिंह जी क्या कह रहे हैं कि जीत होगी, कैसी होगी? इससे ऊपर की होगी, कम की नहीं होगी। बोला पीताम्बरा माई। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम जी सिंह जी, और जो है उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद, क्योंकि पहले ये वो खुद मान रहे थे कद्दावर नेता उनके सामने थे, लेकिन अब आशुतोष तिवारी का कद इतना बड़ा नहीं है जो उन्हें हरा सके। कद की इस लड़ाई में कांग्रेस का पल्ला भारी रहता है या बीजेपी का, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चला। जो उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव जी यहाँ पर पहुंचे हैं, और प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भी दिखा दिए हैं, और जिलाध्यक्ष जी भी दिख रहे हैं। सर, कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है तमाम घटनाक्रम? 100% हमारी अपनी दतिया में
पीताम्बरा माँ का आशीर्वाद रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विजय का परचम लहराया गया है। बीते चुनाव में एक बार जरूर हमारे हाथ से छूटा था, लेकिन मैं पूरा भरोसा के साथ नरोत्तम जी और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और कांग्रेस को यहाँ पराजय का मुंह दिखाएंगे। जी, पर कांग्रेस को तो जो बीते दिनों कुछ घटनाक्रम हुआ उसके चलते कांग्रेस को लग रहा है जीत उनकी है, फूट बगावत। कांग्रेस का ये मुगालता गुब्बारे की हवा की तरह हवा हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है नरोत्तम जी और हम लोग सब ताकत से यहाँ हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी की जीत में हम सब शामिल होंगे। आखिरी सवाल ये कि दतिया में हमने देखा विकास बहुत हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन गया है। अब मोहन यादव जी के मन में क्या रोड मैप है दतिया को लेकर? ने ये जो भ्रम फैलाया था कि हम जनता की सेवा करेंगे, जाने क्या क्या बोला था, लेकिन बीते चुनाव में कांग्रेस जीतने के बाद जो जनता में निराशा फैलाई है उसके कारण से जनता उसका बदला लेना चाहेगी। और ये बात सही कि दतिया का विकास माननीय नरोत्तम जी 2008 के बाद से जब यहाँ से आए हैं जीतने के लिए, और जिस प्रकार से यहाँ विकास हुआ, एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, हर क्षेत्र में हर एक स्थान से जहाँ भी आओ विकास की अगर कहीं से हवा आती है तो बीजेपी के और बीजेपी के शासनकाल के आती है। इस वक्त हमारे साथ हैं नरोत्तम मिश्रा, संकट मोचक कहे जाते थे, संकट भी आए लेकिन चल जाता। सर क्या कहेंगे, दो भाई साथ साथ हैं? दोनों भाई साथ साथ, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं, पर कांग्रेस तो इसी का फायदा उठाने की सोच रही है। जो बीते दिनों हुआ उनको लग रहा है कि आपकी फूट थी और मुस्कुराहट तो कहीं से। मैं फूट बोलूंगा अभी मंच से कैसी थी, आप भी सुनना, उसको चलाना जरूर। पर अभी तक नारे लगते थे कि दतिया का नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो। नारे में बदलाव है अब। नहीं, वास्तव जैसा हो, दोनों भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई। छोटा भाई बड़ा भाई, तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सब राई रत्ती दिक्कत नहीं, दम से काम करेंगे, मजा बांध देंगे। कैडर बेस कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बीते 48 घंटे में दतिया में कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखा, बगावत देखी। वजह थी एक कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का की जगह उनका टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट देना। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली इस वक्त आशुतोष तिवारी जी हैं इंडिया टीवी पर। आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, वो शख्स कौन है जिसको नरोत्तम मिश्रा की जगह दतिया में लाया गया है? क्या है हिस्ट्री शख्स की? जानता मैं भी हूं, लेकिन एक बार फिर भी सुन लूं। एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बस एक सामान्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमेशा काम करता चला आया है। एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता। कहां से शुरुआत हुई है आरएसएस में? कहां से कहां क्या पोजीशंस रही हैं? विद्यार्थी परिषद से शुरुआत हुई, सरस्वती शिशु मंदिर योजना में लंबे समय तक पूर्णकालिक रहा। भारतीय जनता पार्टी में भी संगठन मंत्री के नाते मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी के नेतृत्व ने जहां तय किया उन क्षेत्रों में जाकर के अपनी भूमिका का निर्वहन में ठीक प्रकार से कर सकूं, ऐसा प्रयास किया। चाहे वो बिंद रहा हो, चाहे महाकौशल रहा हो, बुंदेलखंड के संगठन मंत्री के नाते रहा, चाहे भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग रहा हो। पर सामान्य कार्यकर्ता, मूल में मैं एक कार्यकर्ता के नाते ही अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहूं, ऐसा प्रयास हमारे अपने जीवन में मैंने करने का वो किया है। हाउसिंग बोर्ड के आप अध्यक्ष भी हैं? हाँ, संगठन मंत्री व्यवस्था से फिर मेरी भूमिका बदली। 2021 के बाद से फिर मैं मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन भी रहा हूं। उस समय भी मैंने प्रयास किया। सरकार की अपनी जो अपेक्षाएं रहती हैं कि हम अलग अलग बोर्डों के माध्यम से जनसामान्य के बीच में कैसे हम उनके सरोकारों को पूरा कर सकते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के नाते आम गरीब मजदूर किसान के बीच में हम कैसे योजनाओं का लाभ उनको दे सकते हैं, कम आय वर्ग के लोगों को भी अपनी छत कैसे हो सकती है। जिस प्रकार से आपसे जानकारी है आपको, हमारे देश के चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हों, चाहे मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, सबके मन में ये है कि सबके जीवन स्तर में लगातार हमें सुधार करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की अपनी छत हो। तो हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के नाते भी वही प्रयास मैंने किया है जो हमारी सरकारें चाहती हैं, हमारे वरिष्ठ नेता चाहते हैं। आशुतोष जी, ये भी एक बड़ा संयोग है। ऑपरेशन लोटस में एक संकट मोचक तो खुलकर दिखाई दिए नरोत्तम मिश्रा, उनका चर्चा रहा, चरचराटा भी रहा, लेकिन एक शख्स और भी रहा पर्दे के पीछे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, तरुण भनोट हो। सब बोलते रहे कि एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ आशुतोष तिवारी है जो बंगलुरु से लेकर उस चुनी हुई सरकार को गिराने के पीछे रहा। वो क्या कवायद थी ऑपरेशन लोटस में? कैसे बैक पीछे पर्दे के पीछे रहकर काम किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
पर हाँ, वरिष्ठों के नेतृत्व में आप बेंगलोर में जो थे? आवश्यक लगा, नहीं, उसके पीछे की कहानी के विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। हकीकत यह है कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के ही जो उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, वास्तव में जिनका जनता से सरोकार है, उनके ऑपरेशन लोटस के समय चाहे कोई हो, दिग्विजय सिंह समेत तमाम लोगों ने जिक्र एक नाम का होता था। तब नहीं मालूम था कि दूसरे संकट मोचन नरोत्तम मिश्रा वहां थे, लेकिन पर्दे के पीछे से क्या रोल था, एक बार बताना तो पड़ेगा। नहीं, मैंने बताया, पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर जो आवश्यक भूमिका है, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस के अंदर की बगावत थी, तो स्वाभाविक रूप से जो ये चाहेगा कि नहीं, हम वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ देश के हितों को ध्यान में रख करके या जनता के हितों को ध्यान में रख करके हम अच्छा काम करना चाहते हैं, हम संवाद बनाए रखना चाहते हैं, तो उस प्रकार की भूमिका में जहां प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि भाई इस भूमिका को आप जरा आगे बढ़कर के इसको करने का प्रयास करिए, तो वो एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते, पर मैं कोई लीडर नहीं हूं, ना मैं कोई, मूलतः कार्यकर्ता के नाते निर्देश का पालन करना, नेतृत्व कहेगा मुझे करना, उनकी सूचना पर मुझे सोचना नहीं है, ये हमेशा मेरे स्वभाव में रहा है। सूचना आई है, उसका पालन किया गया है। तो अब आ जाते हैं वही सवाल जो पूरे देश की नजरों में भी है, जनता में भी है। दतिया में 48 घंटे पहले नाराज जो कैडर है उसकी बगावत देखी, आक्रोश देखी। अब ऐसे जो बिखरे हुए कार्यकर्ता है, वो नाराज कार्यकर्ता है, उन्हें कैसे साधेंगे आशुतोष तिवारी? देखो, आपने इसमें जो एक बात जोड़ दी कि जो नाराज कैडर है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है, और इसलिए आप यह जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि शेष अन्य सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अन्य राजनीतिक दलों में उनके कार्यकर्ता को उनके मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से हमेशा अपने सहयोगी कार्यकर्ता को ये छूट दी जाती है कि आपके मन में अगर कोई बात आ रही है तो आप उसका जिक्र करिएगा। मन में बात आती है आशुतोष जी, वो तो सड़कों पर उतरा है, 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, आपकी जिसको मंदिर मानते हो आप लोग, पार्टी कार्यालय, उसको कब्जे में ले लिया, खुद इंडिया टीवी लगातार रहा है। ऐसे में इतनी नाराजगी थी, अब यही नाराज कार्यकर्ता तो सामने है। मालिक थोड़ी कब्जे में लेता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने कार्यालय पर बैठ रहा है आत्मविश्वास के साथ और वो कह रहा है ये हमारा कार्यालय है, तो यही तो वैचारिक प्रतिबद्धता, उसे लगता है ये हमारा मंदिर है। और स्वाभाविक रूप से मनुष्य का स्वभाव जब रहता है तो एक भावनात्मक उबाल आता है। पर भी यह भी सच है कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारा अपना सौभाग्य इस बात को लेकर के भी है कि हमने उनके साथ में लंबे समय से काम किया है। हमारे अपने जीवन व्यवहार में तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके अनुभव के कारण मुझे सीखने को मिली हैं। हमारे अभिभावक बतौर है, मैं आपको बताऊं, 2003 में ग्वालियर ग्रामीण में पूर्णकालिक के नाते कार्यकर्ता था, तो चुनाव जब वो लड़े थे डबरा से, मैं उस समय डबरा गिर्द से ब्रजेंद्र तिवारी जी लड़े थे, और डबरा से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लड़े थे, और भांडेर से कमला पतार जी लड़े थे। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते एक जो वहां संयोजन की व्यवस्था थी वो मेरी थी, उनके साथ रहा हूं, मैं काम किया है, उनसे सीखने को मिला है, और इसी कारण बहुत आत्मीयता का रिश्ता है। पिछले 3-4-5 दिन से लगातार फोन पर बातचीत करना, पूछना कैसा क्या चल रहा है। आपकी बात हुई है अभी? हाँ, मेरी बात। कब बात हुई आपकी? आखिरी बातचीत जो है अभी कब हुई? मेरी कल भी हुई है, परसों भी हुई है, आज वो आ भी रहे हैं। क्या बोले, क्या वो आपने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो ये, हाँ, स्वाभाविक रूप से कि बड़े भाई हैं, आपकी शुभकामनाएं, बोले आपको कहने की जरूरत है क्या, आप छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं, छोटे भाई रहेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम और आप एक ही दल के कार्यकर्ता, एक ही परिवार के हैं, और जहां मुझे जैसी भूमिका लगेगी उस भूमिका को मैं निभाऊंगा ही, उसमें कहने सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रचार में रहेंगे पूरे समय ना? अरे पूरे समय रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और परिणाम निकलेगा, बहुत अच्छा परिणाम। आज तो जो आपने कहा उनसे आपकी बात हो रही है सबको, लेकिन आपको कोई क्रॉस वोटिंग का कहीं खतरा तो नहीं देखेगा? नाराज हैं, उन्होंने बोल भले ही दिया, क्योंकि इंडिया टीवी तो बात कर रहा था, लोग कह रहे थे हम तो फिर भी वोट देंगे। क्या लगता है आपको, क्रॉस वोटिंग कहीं या पर्दे के पीछे खेल तो नहीं हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वह आम मतदाता जो धीरे धीरे पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, उसकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता है, वो भावावेश में आकर के विचार के विपरीत धारा में नहीं जाता है,
और इसलिए किसी भी प्रकार से कोई क्रॉस वोटिंग होगी या इस प्रकार की कोई संभावना नगण्य है। माने इसकी कोई कल्पना ही नहीं की सकती। बहुत काल्पनिक सवाल है। हाँ, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से मुझे अपेक्षा नहीं है। बहुत काल्पनिक सवाल है। आशुतोष जी, एक बड़ा सवाल ये भी आता है, इतना बड़ा कद रहा है, संकट मोचक रहा है, नंबर 2 माने आते थे, सेकेंड इन कमांड नरोत्तम मिश्रा जी, चाणक्य कहे जाते थे। उस इतने बड़े कद में दतिया से कैसे फिट होंगे आप? क्या मतलब एक बड़ा सवाल सबके सामने है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर सवाल कर रहे हैं, इतने बड़े कद में कैसे फिट करने की कोशिश करेंगे जब विरोध इतना है, आक्रोश है, बगावत है सब जगह। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में निरंतर अपनी भूमिका को निखारता है और आगे बढ़ता है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं, जितना सीखा हूं उससे और ज्यादा कैसे सीख सकता हूं, इसकी निरंतरता जारी रहेगी। शेष हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं तो हमारे भाजपा के प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष जो विनम्र हैं, सरल हैं, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, और देश के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, वैश्विक नेता के नाते उनकी स्वीकारता है। आप सबके ध्यान में होगा, आमजन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है और अगाध श्रद्धा है। तो ये जो पार्टी का नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, नाम लेते हैं तो लगता है कि अगाध श्रद्धा है। लोग महसूस करते हैं कि हाँ, इनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश की एकता अखंडता सुरक्षित है और दुनिया के लिए हिंदुस्तान सर उठा करके चलने की स्थिति में जो आज आया है वो इसी नेतृत्व की बदौलत है। तो हर कनिष्ठ कार्यकर्ता इन वरिष्ठों के आचरण से सीखता है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार को दूर से भी देख करके सीखने का प्रयास मैं पहले भी करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। रबर स्टैंप तो नहीं बन जाएंगे दतिया में? अगर आप चुन के आए, इलेक्शन जीत गए, तो कहा जाने लगे कि रबर स्टैंप हो गए हैं। आपके प्रश्नोत्तर में विरोधाभास है। शुरुआत आपने ये की है कि नहीं, आपको इसके लिए जाने जाते हैं, आप इसके लिए जाने जाते हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, पर इतना पर्याप्त है कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जो सिखाता है, कार्यकर्ता समर्पित भाव से सीखने का प्रयास करता है, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ। कार्यकर्ता विचार के तितर नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। तो अलग पहचान रहेगी ना आशुतोष तिवारी की दतिया से? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पहचान रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करने वाला कार्यकर्ता जो जनप्रतिनिधि के नाते आम जन के बीच में उसकी अपेक्षाओं पर खरा कैसे उतरना चाहता है, वो निरंतरता आपको हमारे व्यवहार में देखने को मिलेगी। माई ने सेवा के लिए बुलाया है, पार्टी ने निर्देश दिया है कि जाओ दतिया में माई की सेवा करो। मेरा मंतव्य माने मेरा ऐसा मानना है कि आगे का हमारा अपना पूरा जीवन जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, मैं कैसे दतिया की जनता के भरोसे पर खरा उतर सकता हूं, कैसे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए और बेहतर दतिया के विकास के लिए कर सकता हूं। जाने अनजाने में जो पिछले 2 वर्ष 2.5 वर्ष यहाँ के विकास की गति को रोक दिया गया था, विकास के पहिए को रोक दिया था, अब फिर से उस विकास के पहिए को 2.5 साल में सरकार तो आप ही की थी। एक जनप्रतिनिधि के नाते भी कुछ भूमिकाएं होती है ना। सरकार से अपेक्षा करना, संपर्क में रहना, बातचीत करना, जनहित के मुद्दों को उठाना, आम जनमानस चाहता क्या है सरकार तक, यानी मीडिएटर की भूमिका में तो जनप्रतिनिधि रहता ही है ना, लेकिन वो किसी प्रकार की कोई भूमिका ही नहीं निभाना है। हमारे अपने स्वार्थ कैसे पूरे हो सकते हैं केवल इसके लिए अपना जीवन समर्पित करके और जनप्रतिनिधि बन जाना? तो वो एक जो हल्का सा भूमिका रहती है, वो उस भूमिका को भी ठीक प्रकार से नहीं निभाने के कारण यहाँ का विकास का पहिया रुका हुआ था। उस विकास के पहिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आखिरी 1-2 सवाल है। तो कांग्रेस से आपको उम्मीद है? मतलब पिछली बार तो ये 4700 वोटों से करीबन नरोत्तम मिश्रा जी को जो है पराजय का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस से आपको लगता है इस बार आप टकरा जाएंगे ऐसे में, जबकि 2 मोर्चे हो गए हैं? भले आप कह रहे हैं कि बातचीत हो गई है, नाराज कार्यकर्ताओं को बना लिया गया है, जीत लगती है आपको? कितनी दूर है? आपने कहावत सुनी होगी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस के वर्गलाने में दतिया का मतदाता अब नहीं आने वाला है। पिछले 2-2.5 वर्ष से
मैं भी कार्यकर्ताओं के संपर्क में लगातार था। उस कार्यकर्ता के मतदाता के जहन में जो पीड़ा थी, बार बार वो इस बात को स्वीकार कर रहा था कि अनजाने में ही सही पर भ्रम का शिकार हो गए। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के साथ में है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश की है, उस डबल इंजन की सरकार में हम कैसे मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं, इसके लिए मतदाता लगातार 2-2.5 वर्ष से प्रयासरत था। बहुत उत्साह था मतदाताओं के मन में। हमारा भी लगातार संवाद सबसे चल रहा है। तो वो मतदाता पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो गया है और बहुत अच्छे अंतर से प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन, माने प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं इतना ही आज आप सबसे कहना चाहता हूँ। भाजपा जिलाध्यक्ष जो इस्तीफा दे दिया था, तमाम जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष ने दिया, इतने जिलाध्यक्ष से बात हो गई ना आपकी? मंच पे तो कल साथ देखे नहीं, मंच पे ही नहीं, हम सब साथ साथ हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और मैंने बोला ना कि अपने मन की आई हुई बात को भी कोई नहीं कहे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करती है, पूछती है, बैठालती है, बात करती है। बताइए, कार्यकर्ता कई बार नहीं कहता तो उसे कुरेद करके पूछते हैं। मन में आई हुई बात को कार्यकर्ता दबा करके रहे तो फिर परिवार भाव क्या। इसलिए हमारे अपने लोग हैं, मिले जुले, कल साथ में रहे। उसके पहले भी मेरी बात हुई थी, 2 दिन पहले भी बात हुई थी, लगातार फोन पर बातचीत करके। नहीं, उनसे, हमारे पार्टी के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी से भी, तमाम जिलाध्यक्षों से लेके मोर्चा अध्यक्ष से लेके सबसे बातचीत लगातार निरंतर लगातार सभी से संवाद और उस संवाद के माध्यम से ही अब आगे की जो रचना बनी है, उस रचना के परिणाम स्वरूप चुनावी मैदान में सब क्षेत्रों में कैसे जाना है वो कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आशुतोष तिवारी को दतिया की जनता वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। विकास की मुख्य धारा से सभी मतदाताओं को जुड़ना चाहिए। और मैं भी यहाँ पर बहुत सामान्य कार्यकर्ता के नाते हर मतदाता के साथ, कार्यकर्ता के साथ, मित्र भाई परिवार की ही भूमिका में हमेशा रहा हूँ। यहाँ लंबे समय तक उन सबके साथ में काम किया हुआ हूँ और उनको यह भी ध्यान में है कि मैं वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ कार्यकर्ता की भूमिका का हमेशा निर्वहन करता रहा हूँ। और उन्हें भरोसा है कि सरकार में दतिया के हितों के संरक्षण के लिए पूरी ताकत से हमारी बात कैसे पहुंचेगी, उसके लिए उनका भाव रहेगा और वो भाजपा के पक्ष में। और मैंने निवेदन भी किया है सभी से हाथ जोड़ करके, सबसे मैंने बोला है भी है कि इस तन में जब तक प्राण रहेंगे, ये दोनों ही हाथ जोड़ करके, सर झुका करके सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम मतदाताओं की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करता रहूंगा। हाथ जोड़े रहेंगे, सर झुका रहेगा, लेकिन ताकत के साथ दतिया को मुख्य धारा में, यहाँ की विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए हमारे अपनी हर पल की सक्रियता रहेगी। जीऊंगा तो दतिया की जनता के लिए जीऊंगा और कभी अगर मरना भी पड़ा तो दतिया की जनता के लिए वह भी स्वीकार रहेगा। मैं माई के दरबार में आया हूँ, माई की सेवा करूंगा, माई का भक्त बन करके रहूंगा और जनता के बीच में रहूंगा। यहाँ की जनता मेरे लिए भगवान स्वरूप रहेगी, इसलिए मैंने बोला है सर भी झुका रहेगा, हाथ भी जुड़े रहेंगे।